बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। आज हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर इसका पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सिंक्रोनाइजेशन जो है क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा एक वेरिएबल हो जो कि शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। सही। जैसे कि यहाँ पे हमारी इस एग्जांपल में एक इंटीजर है जिसका नाम है काउंट। ठीक है, तो वो जो है एक ग्लोबल वेरिएबल है और वो शेयर्ड है बिटवीन टू प्रोसेसेस, मतलब दो प्रोसेसेस या तीन प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस उस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि प्रोसेस वन जो है उस काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देता है। ठीक है, और प्रोसेस टू उसी टाइम पे काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देता है। ठीक है, डिक्रीमेंट कर रहा है एक और एक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो उसमें हम अब ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम बनेगी क्योंकि इट्स अ शेयर्ड वेरिएबल, और काउंट की वैल्यू अब जो है इनिशियली अगर 10 थी तो क्या अब वो 9 होगी, 10 होगी या 11 होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि शेयर्ड होते हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन का मसला होता है, वो एक साथ सिंक नहीं हो रहे होते क्योंकि सारे प्रोसेसेस उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब ऐसा एन मुमकिन है कि एक प्रोसेस आए और देखें, टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको आप लोग जहन में रखें। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस है, वो आया, उसने अपना टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइम क्वांटम तक वो चला, तो हो सकता है उसने इतनी देर में प्रोसेस वन ने काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया हो। ठीक है, और इसका जो क्वांटम है वो एक्सपायर कर जाए। ठीक है, तो वो हट जाएगा, प्रोसेस टू आ जाएगा। प्रोसेस टू आएगा और वो इतनी देर में इसी काउंट की वैल्यू को माइनस माइनस कर देता है अगर सपोज, तो ज़ाहिर वैल्यू फिर चेंज हो गई। इतने में ये जो प्रोसेस टू है इसका भी क्वांटम एक्सपायर हो गया। अब वापस जो है हमारा प्रोसेस वन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, हम ऑलरेडी टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम देख चुके हैं। तो अब होगा ये कि प्रोसेस वन दोबारा आ जाएगा। अब प्रोसेस वन को तो काउंट की कोई और वैल्यू चाहिए थी ना, उसको तो काउंट की यहाँ पे वैल्यू 11 चाहिए थी और उसने अपनी प्रोसेसिंग करनी थी उस 11 वैल्यू पे। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे प्रोसेस टू ने, क्योंकि पिछले काउंट में जो है उसकी वैल्यू, पिछले टाइम क्वांटम में उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया था। सो कुछ हल्का फुल्का आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे मैंने उसको फर्दर एलेबोरेट किया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट को। अभी आगे दो तीन स्लाइड्स आएंगी जिसमें आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाएगी होपफुली। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि काउंट की जो वैल्यू है उसको हम रजिस्टर में लोड करते हैं। यहाँ पे लोड किया हमने रजिस्टर में, फिर ऐड किया और फिर हम स्टोर कर रहे हैं रजिस्टर से वापस काउंट के जो वेरिएबल है उसमें। यहाँ पे प्रोसेस टू भी यही काम कर रहा है एक्सेप्ट दिस के वो ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट कर रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट द एग्जीक्यूशन फ्लो में बी स्विच्ड इन द मिडल। ठीक है, क्योंकि अगर ये कम्प्लीटली देखें, प्रोसेस वन कम्प्लीटली रन हो जाए और फिर उसके बाद प्रोसेस टू कम्प्लीटली रन हो जाए तो कोई मसला नहीं आएगा। मसला तभी आता है कि जब टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट हो रहे होते हैं, जब आपके प्रोसेसेस जो हैं वो पैरेलली या एक साथ एक ही वक्त में रन हो रहे होते हैं। अगर इस कोड को मैं सीरियली रन करूं, मतलब प्रोसेस वन को पूरा कंप्लीट करने दूं फिर उसके बाद प्रोसेस टू शुरू करूं, तो मसला नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। हमारे पास प्रोसेसेस जो हैं वो पैरेलली इंडिपेंडेंटली रन हो रहे होते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, कंकरेंटली आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो कंकरेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। सो यहाँ पे उसी चीज़ को और फर्दर बेहतर तरीके से एलेबोरेट किया गया है कि मिसाल के तौर पे ये हमारा प्रोसेस वन का कोड है और ये प्रोसेस टू के, ठीक है, स्टेप्स हैं। सो लोड हम कर रहे हैं सबसे पहले रजिस्टर और ठीक है मेमोरी। तो हमारे पास रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 10 है रजिस्टर में, और मेमोरी में भी 10 है। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि तब प्रोसेस टू जो है वो अपनी वैल्यूज को लोड कर देता है, फिर वो जो रजिस्टर की वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्शन कर देता है। ठीक है, अभी उसने स्टोर नहीं किया, वो स्टोर बाद में करेगा। ठीक है, अभी उसने इतना काम किया तो हम वापस प्रोसेस वन पे आ जाते हैं। प्रोसेस वन के पास जो अपनी जो रजिस्टर की वैल्यू है उसमें तो 10 वैल्यू थी, वो उसमें ऐड कर देता है, 11 कर देता है। ठीक है, और फिर स्टोर जो आखिरी स्टेप है उसमें वो 11 वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देता है इनटू द मेमोरी। ठीक, लेकिन उसके बाद आखिर में प्रोसेस टू जो है उसके पास 9 वैल्यू थी, वो 9 वैल्यू को स्टोर कर देता है। अब हो रहा वही मसला है जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था
कि एक ग्लोबल वेरिएबल है और उसको दो प्रोसेसेस एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक ही ग्लोबल वेरिएबल है, उसको दो प्रोसेसेस एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक उसको ऐड कर रहा है, एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है एक ही टाइम पे, तो इसी में सिंक्रोनाइजेशन के मसले आएंगे। अच्छा, इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से देखें तो एक ये सिनेरियो भी बन सकता है। उसमें ये हो रहा है कि प्रोसेस वन ने पहले ऐड कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी स्टोर नहीं कर सका। प्रोसेस टू आया, उसने लोड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और फिर स्टोर भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद आखिर में प्रोसेस वन जो है वो उसको स्टोर कर रहा है। तो प्रोसेस टू ने जो 9 की वैल्यू मतलब स्टोर की थी, वो तो ज़ाहिर चली गई, डिलीट हो गई। ठीक है, असल में इसमें यही हो रहा है कि जो आखिरी स्टोरिंग करेगा, जो जो प्रोसेस आखिर में स्टोर करेगा, उसी की जीत होगी। ठीक है, उसी की वैल्यू रखी जाएगी और जिसने पहले की होगी उसकी वैल्यू ज़ाहिर इरेज हो जाएगी। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगी। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये बेसिकली हम प्रॉब्लम आपको बता रहे थे कि ये एक प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसमें हम आगे जाते हैं। सो इसी चीज को रेस कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, अ रेस कंडीशन अकर्स इफ टू और मोर प्रोसेसेस और थ्रेड्स एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा कंकरेंटली। जो बात मैं पीछे भी कर रहा था कि सेम डेटा है और उसको कंकरेंटली एग्जीक्यूट किया जा रहा है दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए। सो इसी को रेस कंडीशन कहते हैं। इन दोनों में रेस लगी हुई है। ठीक है, दोनों में रेस है और जो आखिर में वैल्यू को अपडेट करेगा उसी की जीत होगी, जैसे कि मैंने कहा था। ये इन दोनों में एक रेस है, एक टसल है और प्रॉब्लम बनेगी फिर ये। द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो वो ऑर्डर बहुत मैटर करता है और मैंने आपको दो मुख्तलिफ डायग्राम्स पीछे दिखाई हैं, टेबल्स जो थे, जिसमें एक दफ़ा प्रोसेस वन की जीत हुई है और एक दफ़ा प्रोसेस टू की जीत हुई है। अब यहाँ पे आप देखें, इस वाले में प्रोसेस टू जो है वो रेस जीत गया क्योंकि उसने आखिर में स्टोर किया। वो चाह रहा था कि 9 की वैल्यू हो तो 9 की वैल्यू आ गई। प्रोसेस वन बेचारा चाह रहा था कि 11 की वैल्यू आए, लेकिन ऐसा ना हो सका, वो ओवरराइट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस टू जीत गया, इस वाले में प्रोसेस वन जीत गया। ठीक है, सो इट्स अ रेस बिटवीन द टू। अच्छा, फिर सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड टू प्रिवेंट रेस कंडीशंस फ्रॉम हैपनिंग। सो ओवरऑल इस सारे प्रॉब्लम को और इस रेस कंडीशन को देखने के लिए हम जो है किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और वो सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? इट्स अ सेक्शन ऑफ अ कोड इन विच अ प्रोसेस एक्सेसेस शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, आपका जो कोई भी एक प्रोसेस है उसमें मुख्तलिफ किस्म का कोड लिखा होगा, लेकिन वो कोड पार्ट ऑफ दैट कोड, ठीक है, वो कोड का जो हिस्सा जो कोड का जो हिस्सा है जिसमें आप किसी शेयर्ड वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, वो जो आपके प्रोसेस का जो कोड का हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली ज़रा बता दूं तो इससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये हमारे पास समझे कि एक कोड है जिसमें हमारे पास एक एंट्री सेक्शन है, फिर क्रिटिकल सेक्शन है, फिर एग्जिट सेक्शन है और फिर ये यहाँ पे भी कुछ कोड होगा और इस एंट्री सेक्शन से पहले भी कुछ कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ कोड है और जो आउटसाइड ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन है वो नॉर्मल कोड है। उसमें हम कुछ नॉर्मल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब उसमें हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहे। ठीक हो गया। लेकिन जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कोड होता है कि जिसमें आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहे होते हैं। सो अब हम ये करेंगे कि जैसे कि आपने पीछे भी देखा कि दो प्रोसेसेस एक ही वक्त में एक ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, तो हम यहाँ पे एक रूल सेट कर देंगे। हम कहेंगे कि नहीं, अगर एक प्रोसेस किसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर रहा है, जिसको हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, तो जब वो क्रिटिकल सेक्शन अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है, प्रोसेस वन जब अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस टाइम पे कोई और प्रोसेस, चाहे प्रोसेस टू है, थ्री है, फोर है, कोई भी और प्रोसेस, वो उस टाइम तक अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन जो है जब वो एग्जिट कर लेगा अपने क्रिटिकल सेक्शन से, तो ही दूसरा प्रोसेस जो है वो फिर अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, जिनको क्रिटिकल सेक्शन की समझ नहीं आ रही, मैं ये आपको यही बता रहा हूँ कि इज अ सेक्शन ऑफ कोड इन विच अ प्रोसेस एक्सेसेस शेयर्ड रिसोर्सेज। यही वो कोड है जिसमें आप कोई शेयर्ड वेरिएबल्स जो होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं, उनकी वैल्यूज को आप चेंज या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खैर अभी आस्ते आस्ते आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको हम आगे देखते हैं। सो दस द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शंस मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑलरेडी आप लोगों ने डेडलॉक्स के केस में पढ़ी हुई है, और वो यही होती है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इसी चीज को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे प्रोसेस 1 जो है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तब कोई भी और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूट नहीं करेगा और वो वेट करेगा, ठीक है। जब प्रोसेस 1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके बाहर निकल आएगा एग्जिट सेक्शन से, ठीक है, जब वो बाहर निकल आएगा और अपना और कोई काम करेगा, तब आपका प्रोसेस 2 या 3 या जो भी और प्रोसेसेस हैं वो अपने क्रिटिकल सेक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और क्रिटिकल सेक्शन ही वो कोड है कि जिसमें आप अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ प्रोटोकॉल दैट प्रोसेसेस कैन यूज टू कोऑपरेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में हेल्प आउट देता है और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प आउट देता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे पास जो काउंट वेरिएबल है दैट इज शेयर्ड वेरिएबल, तो अगर हमने काउंट को प्लस प्लस करना है या काउंट को माइनस माइनस करना है या इवन काउंट की वैल्यू को सी आउट करना है, तो ये सारा कुछ क्रिटिकल सेक्शन में ही आएगा। तो ये सारा काम एक वक्त में एक ही प्रोसेस कर सकेगा। दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक वक्त में क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रोटोकॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। तो एक आपके पास एंट्री सेक्शन होता है और फिर एक एग्जिट सेक्शन होता है। बिटवीन देम इज द क्रिटिकल सेक्शन दैट मस्ट रन इन अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। तो हमने ये बात ऑलरेडी कर दी, पहले एंट्री सेक्शन होगा, फिर सीएस होगा, फिर एग्जिट सेक्शन होगा, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन को आप सीएस भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, सो एन प्रोसेसेस competing to use some shared data, n number of processes हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। now each process has a code segment called cs in which the shared data is accessed, ठीक है। और नॉर्मल कोड भी होगा, ठीक है, आप उसको हम रिमेनिंग सेक्शन कहते हैं, आरएस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन होता है और रिमेनिंग सेक्शन होता है। तो रिमेनिंग सेक्शन तो आप एनी टाइम, ठीक है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं आ रहा। लेकिन जो सीएस है, क्रिटिकल सेक्शन, वो एक वक्त में आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। So the problem is to ensure that when one process is executing in its CS, no other process is allowed to execute in its CS. तो यही बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। When a process executes code that manipulates shared data or resource, we say that the process is in its CS, ठीक है, for that shared data. जिस टाइम पे वो उसी अपने क्रिटिकल सेक्शन में उस शेयर डेटा को उस ग्लोबल वेरिएबल को या कुछ भी उस, ठीक है, उस डेटा को जब चेंजेस कर रहा है, इसी को क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। The execution of CS must be mutually exclusive, ठीक है। At any time, only one process is allowed to execute in CS, even with multiple processors. अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स भी लगे हुए हैं और आप कहते हैं नहीं जी प्रोसेसर 1 के ऊपर एक प्रोसेस है और वो एक ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर रहा है या CS अपना एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, और एक और प्रोसेसर भी लगा हुआ है आपके उसी कंप्यूटर में, जिस तरह आपको पता है आजकल मल्टी कोर का दौर है, तो उस दूसरे प्रोसेसर के ऊपर भी, मतलब समझो उस पर प्रोसेस 2 रन हो रहा है। अब जो दूसरा प्रोसेसर है उसके ऊपर जो प्रोसेस 2 है वो भी अपना क्रिटिकल सेक्शन उस टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरऑल मशीन तो एक है ना, कंप्यूटर तो एक है, ठीक है। ये याद रहे कि अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स भी लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है, उसके बावजूद आपने जो क्रिटिकल सेक्शन है उसका ख्याल रखना है। क्रिटिकल सेक्शन आपकी पूरी मशीन में, पूरे कंप्यूटर में एक वक्त में एक ही प्रोसेस कर सकता है एग्जीक्यूट, ठीक है। ये सारी बातें होपफुली कि समझ आ रही हैं, ठीक है। नहीं भी आती तो ठीक है, जा रहे हैं आपके पास फिर क्वेरी सेशन है, फिर उसमें पूछ सकते हैं। सो ईच प्रोसेस मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो कोई भी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन जब एग्जीक्यूट करने लगता है तो वो सबसे पहले इजाज़त मांगता है। इजाज़त इसलिए मांगी जाती है कि ज़ाहिर है हो सकता है उस टाइम पे कोई और प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन ना एग्जीक्यूट कर रहा हो, और ज़ाहिर है ये इजाज़त किससे मांगी जाएगी, ओएस से मांगी जाएगी। और ये वेरीफाई कौन करेगा कि इस टाइम पे कोई और अपना क्रिटिकल सेक्शन नहीं एग्जीक्यूट कर रहा, ऑफ कोर्स ये सारे काम ओएस के ही हैं। तो ओएस ये देखेगा कि अगर अभी इस टाइम पे कोई भी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो जिस भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई है उसको वो अलाउ कर देगा कि हाँ जी ठीक है, तुम अपना क्रिटिकल सेक्शन अभी इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा और बीच में अगर किसी और की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको पहले हम वेट करवाएंगे। तो पहला वाला जब एग्जीक्यूट कर लेगा, कंप्लीट हो जाएगा, अपना एग्जिट सेक्शन पे आ जाएगा, तो तब हम जिसकी रिक्वेस्ट आई होगी उसको अलाउ करेंगे। तो बड़ा सीधी सीधी सी बात है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। नाउ द सेक्शन ऑफ कोड इंप्लीमेंटिंग दिस रिक्वेस्ट इज नोन एज द एंट्री सेक्शन। सो ये बेसिकली जो एंट्री सेक्शन है यही वो रिक्वेस्ट वाली बात है कि जिस टाइम पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है और ओएस उसको रिक्वेस्ट ग्रांट कर रहा है और फिर वो आ रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, दिस कोड इज नोन एज द एंट्री सेक्शन।
इसी तरह फिर वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद हमारे पास लीव सेक्शन या एग्जिट सेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम एलएस भी बोलते हैं। सो लीव सेक्शन है जिसमें वो बता रहा होता है, ओएस को ही बता रहा होता है वो प्रोसेस कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ अपने क्रिटिकल सेक्शन से, मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। सो ओएस को भी इन्फॉर्म हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं जो है अब किसी और प्रोसेस को अलाउ कर सकता हूँ फॉर दैट क्रिटिकल सेक्शन। द रिमेनिंग कोड इज नोन एज द रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, तो उसको हम आर एस या रिमाइंडर सेक्शन कहते हैं, जिसमें कोई मसला नहीं है, वो अगर कंकरेंटली भी रन हो रहे हों दो प्रोसेसेस के तो कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तीनों चीज़ों को हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तीनों चीज़ों को देखना है। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट स्टैंड फॉर अ करेक्ट सॉल्यूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, और बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर हो गया आप लोगों को ऑलरेडी, कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन अपना एग्जीक्यूट करेगा, जाहिर है, और दो प्रोसेसेस एक वक्त में अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, इसी को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। प्रोग्रेस क्या है, बाउंडेड वेटिंग क्या है, हम आगे देखते हैं। सो वी कैन चेक ऑन ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स इन ईच प्रपोज्ड सॉल्यूशन इवन दो the non-existence of each one of them is enough for an incorrect solution, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये तीनों कंडीशंस है ना, जो आपके सामने लिखी हुई है, तीनों का होना जरूरी है। ये वही वो डेडलॉक्स वाले हिसाब है, डेडलॉक्स में जो 4 कंडीशंस होती थी, तो अगर एक भी गलत साबित कर दी तो आपने डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ यही है कि तीनों कंडीशंस का ट्रू होना, सही होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी कंडीशन आप नहीं फुलफिल कर रहे तो फिर आपने इनकरेक्ट सोल्यूशन ही बनाया है, आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, सही है। मतलब एक अच्छे एल्गोरिथम के लिए तीनों का सही होना, दुरुस्त होना जरूरी है। अगर एक कंडीशन भी आप फुलफिल नहीं कर रहे तो इट मीन्स के आपका एल्गोरिथम ठीक नहीं है। अच्छा जी, सो पहली कंडीशन, एक प्रोसेस पी आई, ठीक है, हम इसको पी आई पी जे का नाम दे सकते हैं, प्रोसेस आई, प्रोसेस जे। सो इफ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स सी एस, देन नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर सी एस। तो ये वही बात हो गई, ये बड़ा क्लियर है। इम्प्लीकेशन इसमें ये है कि क्रिटिकल सेक्शन बेटर बी फोकस्ड एंड शॉर्ट। देखिए, जिस टाइम पे एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है और बाकी प्रोसेसेस अपना रिमाइंडर सेक्शन तो उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो वो बाकी प्रोसेसेस इस टाइम पे क्या कर रहे होंगे, जाहिर है अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे। और आप यही चाहेंगे कि हर प्रोसेस का जो क्रिटिकल सेक्शन है सीएस, वो शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, फोकस्ड हो, शॉर्ट हो। कोई उसमें जो है बड़े बड़े, जिस तरह लिखा हुआ है, बेटर नॉट टू गेट इनटू एन इन्फिनिट लूप इन देयर, ठीक है, कोई बड़े बड़े लूप्स ना हो, कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम ना हो, क्योंकि बाकी सारे वेट कर रहे हैं ना। तो हमें क्रिटिकल सेक्शन जो है हर प्रोसेस का ऐसा बनाना है कि वो टू द पॉइंट हो, बस उसमें काम की बात हो और जल्दी वो बाहर निकले, सो दैट अगले प्रोसेसेस जो हैं जो वेट कर रहे हैं और वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकें। So if a process somehow halts या waits in its CS, it must not interfere with other processes. तो अगर एक प्रोसेस जो है वो किसी वजह से वेट करता है अपने CS में, तो it must not interfere with other processes, ठीक है, उस सूरत में मसला आ रहा है, ठीक है, और बाकी प्रोसेसेस के लिए इंटरफेरेंस बन रही है, तो हम यही करेंगे कि फिर ऐसे प्रोसेस को हम रिमूव कर देंगे, हॉल्ट कर देंगे, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, और अगले जो प्रोसेसेस होंगे उनको हम अपना जो कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन है वो अलाउ करेंगे। और इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि मसला क्या आ रहा है, कि जिसकी वजह से ये अपने क्रिटिकल सेक्शन में इसने इतनी देर लगा दी या इतना इसने वेट किया, वो वजह क्या है, ठीक है। तो वो बेसिकली ओएस का ये काम होता है कि वो इस रन टाइम पे ये सारी चीज़ें देखे कि ऐसा क्या मसला आया है कि इस प्रोसेस ने इतना ज़्यादा टाइम लिया अपने क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ऐसी सिनेरियोज में हमारी कोशिश ये होती है कि और जो प्रोसेसेस हैं वो जो है इससे जो है जो कहते हैं डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और हम इस मसले का हल निकालें। सो बढ़ते हैं आगे अपनी सेकंड कंडीशन पे, विच इज़ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस से मुराद ये होती है कि हम काम चलाते रहें, काम बढ़ता रहे और हम फजूल में वेट ना करें, ठीक है। प्रोग्रेस की लाइंस को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी ना। इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स सीएस एंड देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेसेस दैट विश टू एंटर देयर सीएस, then the selection of the process that will enter the CS next cannot be postponed indefinitely, ठीक है। यहाँ पे अब बात ये हो रही है कि अगर आपका जो है प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस अभी CS एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है किसी एक प्रोसेस की तरफ से कि हमें मुझे जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन चलाना है,
तो ओएस को चाहिए कि वो ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको फौरन से पहले एग्जीक्यूट करे, क्योंकि अगर ओएस इस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करता जस्ट इन केस, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। ठीक है, हमने प्रोग्रेस चलानी है, हमने ये कहना है कि हमने इंश्योर करना है कि प्रोग्रेस होती रहे। आप रुकवाते कब हैं एक प्रोसेस को, वेट कब करवाते हैं, जब वो अपना कोई और प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब तो समझ आती है। मतलब मैं आपको चले इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ। प्रोसेस 1 जो है अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस 2 आता है, वो रिक्वेस्ट पुट करता है, ठीक है, कि मुझे भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, लेकिन क्योंकि हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ख्याल रखना है, तो हम उस टाइम पे प्रोसेस 2 को कहते हैं कि वेट। अब जब प्रोसेस 1 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुका, एग्जिट हो गया, ठीक है, मतलब एग्जिट हो गया, एग्जिट सेक्शन कर रहा है, अपना रिमाइंडर सेक्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब मुझे बताएं, प्रोसेस 2 को तो हम लगा सकते हैं ना अपने क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन किसी भी वजह से, जस्ट सपोज किसी भी वजह से ओएस जो है वो उसको नहीं अलाउ करता और वेट करवाता है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अब प्रोसेस 2 को आ जाना चाहिए अपने क्रिटिकल सेक्शन में। हमें ये देखना है कि मतलब एक प्रोसेस को हमने जल्दी ही अलाउ करना है अगर उसकी रिक्वेस्ट आ रही है और कोई मसला नहीं है, ठीक है, मतलब कोई और प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते इनडेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, तो हमने प्रोग्रेस भी करनी है, हमने काम भी चलाना है, काम बढ़ाना, मतलब काम को जारी रखना है, आई शुड से लाइक दैट। इस प्रोग्रेस का वर्ड यहाँ पे आप इस तरीके से इसका मतलब लेंगे। सो इफ ओनली वन प्रोसेस वांट्स टू एंटर, इट शुड बी एबल टू। ठीक है, अगर एक प्रोसेस आना चाह रहा है और कोई भी अभी इस टाइम पे नहीं है, तो जाहिर है आप उसको अलाउ कर दें, सिंपल इज दैट। इफ टू और मोर वांट टू एंटर, वन ऑफ देम शुड सक्सीड। मतलब अगर दो प्रोसेसेस रिक्वेस्ट एक साथ करते हैं कि हमें अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो आप किसी एक को तो अलाउ करें ना, ठीक है, सो दैट प्रोग्रेस मेंटेन रहे। अगर ओएस कहता है नहीं नहीं दोनों को मैं अलाउ नहीं करता, तो अब कौन अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई नहीं, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब आपने किसी एक को तो अलाउ करना है सो दैट काम जारी रहे, वो जल्दी से आ जाए, अपना क्रिटिकल सेक्शन करे, निकल जाए, तो फिर दूसरा वाला जिसने रिक्वेस्ट की थी वो अब आ जाए। बात समझ में आ रही है? सो प्रोग्रेस इज अ कंडीशन कि इसको जो है हमने जहन में रखना है कि हमने फजूल में वेट नहीं करवाना या पोस्टपोन नहीं करना फजूल में। ठीक है, मतलब उसको जो है हमने जारी रखना है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी, हमारा लास्ट जो हमारी लास्ट जो एक वो है कंडीशन है, that is bounded waiting. A bound must exist on the number of times that other processes are allowed to enter their CS after a process has made a request to enter its CS and before that request is granted. अच्छा, बाउंडेड वेटिंग जो है बेसिकली इस तरह है कि आप इमेजिन करें कि 3 प्रोसेसेस आए, तीनों प्रोसेसेस ने इमेजिन करें एक ही वक्त में कहा कि हमें अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक हो गया। अब प्रोसेस 1 जो है, ओएस जो है वो प्रोसेस 1 को अलाउ कर देता है। ठीक है, प्रोसेस 1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया। अब जैसे प्रोसेस 1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट किया, तो हम उसके बाद अगले किसी प्रोसेस को जो है ज़ाहिर क्रिटिकल सेक्शन अलाउ करने का कहेंगे। ठीक है, उस सूरत में इमेजिन करें कि चले प्रोसेस 2 को भी हमने अलाउ करवा दिया। ठीक है, 1 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, 1 निकल गया, अब 2 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। इस एग्जांपल को समझें। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस टाइम पे प्रोसेस 2 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, इमेजिन करें कि प्रोसेस 1 जो है वो दोबारा एक रिक्वेस्ट करता है कि मुझे दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में आना है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस 2 ने भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लिया, वो भी ठीक है अपना काम कर चुका। अब मुझे बताएं रिक्वेस्ट किस किस की पड़ी हुई है। पेंडिंग रिक्वेस्ट अगर आप गौर करें तो प्रोसेस 3 की पड़ी हुई है और प्रोसेस 1 की एक दोबारा रिक्वेस्ट आ गई है। ठीक है, अब बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है? बाउंडेड वेटिंग ये कहता है कि आप सबसे पहले किसको अलाउ करेंगे, 3 को कि 1 को? तो बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, जाहिर है 3 को। वाई? एक तो उसकी रिक्वेस्ट पहले आई है, चले ये तो एक हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स को भी देखना है ना हमने, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अगर हम प्रोसेस 3 को अलाउ नहीं करते अभी इस बार और हम प्रोसेस 1 को अलाउ कर देते हैं, तो इस तरीके में प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रोसेस 1 ने अपना क्रिटिकल सेक्शन 2 बार एग्जीक्यूट कर लिया और प्रोसेस 3 ने बेचारे ने एक दफा भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पे पहली लाइन ही लिखी हुई है, अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स। ये नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना, ये हमने कोशिश करनी है कि इक्वल रखनी है अगर रिक्वेस्ट आ रही हैं।
ठीक है। हाँ देखें, एक ये सिनेरियो हो सकता है, एक ये एग्जांपल भी बन सकती है कि मिसाल के तौर पे प्रोसेस वन आया, उसने कहा क्रिटिकल सेक्शन चाहिए, ओएस ने अलाउ कर दिया, उसके बाद किसी और की रिक्वेस्ट नहीं आई और इतने में प्रोसेस वन ने दोबारा रिक्वेस्ट का कह दिया, तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोसेस वन को दोबारा दे दें। तो उसने दोबारा भी एग्जीक्यूट कर लिया, तीसरी बार प्रोसेस वन ने फिर मांग लिया, फिर दे दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आ नहीं रही ना। लेकिन जो एग्जांपल मैंने आपको पहले बताई है कि जिसमें 3 प्रोसेसेस ने जो है रिक्वेस्ट पुट की, हमने 1 को अलाउ किया, 2 को अलाउ किया, अब हमें चाहिए था कि हम 3 को अलाउ करते, लेकिन हमने 3 को फिर से रोक दिया और हमने 1 को दोबारा से अलाउ कर दिया दूसरी बार। तो 1 का जो नंबर है वो हायर हो गया, मतलब उसने 2 बार एग्जीक्यूट कर लिया अपने क्रिटिकल सेक्शन को, और प्रोसेस 3 बेचारे को एक बार भी हमने क्रिटिकल सेक्शन के लिए जो है नहीं अलाउ किया। तो ये ठीक तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है हम बाउंडेड वेटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि एक बाउंड होगा, उसके हिसाब से वो वेट करेगा। ये नहीं है कि बस वो इन्फिनिट वेट करेगा। ठीक है, एक बाउंड होगा, एक लिमिट होगी जब तक वो वेट कर सकता है। उस बेचारे को हम इनडेफिनिट वेट या बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, एक लिमिट में, एक बाउंड में उसको वेट करवाएंगे। सो हेंस even though a process may be blocked by other waiting processes, it will not be waiting forever। तो इस तरीके से वो जो स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा, जो स्टारवेशन है वो यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, और प्रोसेस 3 को भी अपना टाइम मिलेगा और वो भी आके अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो हम उस प्रोसेस 3 के बेचारे को बिल्कुल जो है इनफिनिट टाइम के लिए या इनडेफिनेटली जो है हम उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। इसका जो पार्ट 2 है वो फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।